This is my student support system. Keep watching, keep learning. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहाँ से आपको लिंक मिलेगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी अपने वीडियोज को सर्च कर सकते हैं, अपने टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। बस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब के अंदर जो सर्च बॉक्स है उसमें, और बाय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, तो वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि रक्तचाप क्या है या ब्लड प्रेशर क्या है। एक्चुअली ब्लड प्रेशर ब्लड का वो प्रेशर है जो ब्लड ब्लड वाहिकाओं या धमनी या शिरा इनकी दीवारों पर लगाता है। अंदर ब्लड है, वो कितना प्रेशर डाल रहा है इनकी दीवारों पर, उसे ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये ब्लड प्रेशर ब्लड की विस्कोसिटी या रक्त वाहिका की रेजिस्टेंस के रूप में डिनोट किया जाता है, पहचाना जाता है। ब्लड प्रेशर दो टाइप का हो सकता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एवं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या रक्तचाप वो प्रेशर होता है जो उस समय लगता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जो उस समय उत्पन्न होता है जब हार्ट रिलैक्स होता है। ठीक है, तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो प्रकार का ब्लड प्रेशर होगा। जब हम आप बात करते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, तो वो बताते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ऊपर वाली रेंज है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और जो नीचे वाली रेंज है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। अब देख लेते हैं कि हाइपरटेंशन क्या है। हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप हम परिभाषित करते हैं जब ब्लड प्रेशर 140 mmHg सिस्टोलिक वाला और 90 mmHg डायस्टोलिक वाला हो या इसे ऊपर हो तो हाइपरटेंशन होगा। बट ध्यान ये रखने वाली बात है कि कम से कम दो रीडिंग्स और दो अलग अलग दिनों में विजिट्स पर अगर आती हैं तो उसे हम हाइपरटेंशन और उस क्लाइंट को हाइपरटेंसिव कहेंगे। तो यानी एक बार आपने क्लिनिक विजिट किया डॉक्टर का, उस समय यदि ये बीपी आया इतना 140 90 और थोड़ी देर बाद फिर लिया तो वो कम आ गया, तो उसे हम हाइपरटेंशन नहीं कहेंगे। इसीलिए जब भी आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास विजिट करते हैं और ब्लड प्रेशर इतना आता है 140 90 से ज़्यादा, तो वो आपको कहते हैं कुछ दिन मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, रेगुलर आप मॉनिटर कीजिए, उसको डायरी में लिखिए, और कंटिन्यू यदि आपका ब्लड प्रेशर या दो या दो से अधिक समय पर इस रेंज से ऊपर जाता है 140/90 से, तो आप हाइपरटेंसिव होंगे, और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाइपरटेंशन की रेंज में होगा। अब आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो रेंज होती है वो क्या है। सामान्यतया नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम कहते हैं 120/80 को। अगर 120 से इंक्रीज होके 120 से 139 सिस्टोलिक वाला, और 80 से 89 तक का जो ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक वाला हो जाता है, तो उस स्टेज को हम कहेंगे प्री हाइपरटेंशन। और जब 140 से क्रॉस कर जाता है, 140 से 159 यानी 159 mmHg सिस्टोलिक वाला, और डायस्टोलिक वाला 90 से 99 यानी 99 mmHg हो जाता है, तो वो स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहलाता है। और स्टेज 2 हाइपरटेंशन आता है जब आपका ब्लड प्रेशर 160 mmHg से ज्यादा सिस्टोलिक वाला और 100 mmHg से ज्यादा डायस्टोलिक वाला हो जाता है। तो और यहाँ बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है, इसको सीरियसली लेने की जरूरत है। सीरियसली लेने की क्यों जरूरत है? देखिए, जो हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप है वो अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बट ये किसी बीमारी का लक्षण है। तो ये लक्षण आपको बताता है कि अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि इसके बहुत ही गंभीर परिणाम आगे हो सकते हैं। क्योंकि ये अपने आप में जब बीमारी नहीं है तो नॉर्मली ये एक साइलेंट किलर होता है, मतलब इसमें कोई लक्षण इनिशियल स्टेज पे दिखाई नहीं देते हैं। जब तक देते हैं तब तक वो बहुत ही डैमेज कर चुका होता है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं। जगह जगह आप कहीं भी इसको लिखा हुआ देखेंगे या पिक्चर्स देखेंगे तो ये लिखा होगा हाइपरटेंशन ए साइलेंट किलर। क्यों साइलेंटली किल करता है? क्योंकि इनिशियल स्टेज पर हम इसको पहचान नहीं पाते हैं, और एक बार हाइपरटेंशन की कंडीशन आ गई, डिक्लेयर हो गई है, तो वो कंडीशन लाइफ लॉन्ग रहती है, और उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है, वरना सीरियस कंडीशन रहेगी। तो वो इफेक्ट्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो अगर लंबे समय तक
ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर बना रहता है, तो ये माइक्रो ब्लड जो वेसल्स हैं उनके ऊपर प्रभाव डालता है, उन्हें नुकसान पहुंचाता है। और उनको नुकसान होने से जिन ऑर्गन्स को ये ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई कर रही हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर से देख सकते हैं कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जैसे किडनी, हार्ट, ब्रेन, आंखें, ये मुख्य रूप से प्रभावित होती हैं और ये हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि अब गंभीर हो जाइए अगर हाइपरटेंशन आप हाइपरटेंसिव हो गए हैं तो। इसके अलावा क्या होगा, यदि आपको बता दिया गया है फिर भी आप सावधानी नहीं बरत रहे हैं और ब्लड प्रेशर को आपने कंट्रोल नहीं किया, अनियंत्रित ब्लड प्रेशर है आपका लंबे समय तक, तो परिणाम आना शुरू हो जाएंगे इस टाइप के। जैसे कि अगर मान लो हार्ट इन्वॉल्व है, हार्ट की मसल्स तक ब्लड जो प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है हाइपरटेंशन के कारण, उनकी जो ब्लड वेसल्स है वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो एमआई हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, किडनी में प्रॉब्लम होगी तो किडनी फेलियर हो सकता है, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो स्ट्रोक हो सकता है, आईज में ब्लड वेसल्स प्रभावित हो रही हैं तो इम्पेयर्ड विजन हो सकता है, तो हमारे मुख्य ऑर्गन क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना जरूरी है। इसके अलावा यदि हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं वहां तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं आएगी, तो सबसे ज्यादा खतरनाक परिणाम क्या होगा, हार्ट स्टॉप हो सकता है, हार्ट रुक सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। ओके, अब बात आती है पैथोफिजियोलॉजी हाइपरटेंशन की क्या है, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है। पैथोफिजियोलॉजी में दो बातें जानना जरूरी है कि या तो ब्लड प्रेशर उस समय बढ़ेगा जब किसी कारण से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाए, कि वो ज्यादा प्रेशर से ब्लड निकाल रहा है पर स्ट्रोक में, या दूसरा ये हो जाए कि जो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाए। तो उसमें क्या होगा कि अगर ब्लड वेसल्स की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो गई है तो वहां पर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। तो इन दो कारणों से जो ब्लड का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं इन दोनों अवस्थाओं के लिए। इसीलिए ब्लड प्रेशर को हम एक मल्टी फैक्टोरल कंडीशन कहते हैं। अब आप जान लीजिए कि ये जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप जानेंगे तो बचाव की स्थिति में होंगे। क्या क्या है, सबसे पहले तो जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसकी कुछ प्रॉब्लम होने के कारण सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हो सकता है। अब इस फैक्टर पर आपका कंट्रोल नहीं है तो यहाँ पर आपको मेडिसिन डॉक्टर की तरफ देखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। एक जो फैक्टर है वो है किडनी। यदि किन्हीं कारणों से किडनी सोडियम रिटेंशन करना शुरू कर दे, वाटर रिटेंशन करना शुरू कर दे, यानी अवशोषण एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाए, तो उससे क्या होगा, ओवरलोडिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाएगी, ब्लड वेसल्स में ज्यादा फ्लूइड रहेगा, उसके कारण भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। एक रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन प्रणाली या सिस्टम होता है, वो यदि ज्यादा हो जाए तो भी जो हमारी वेस्कुलर सिस्टम है उसमें ज्यादा फ्लूइड होगा, ओवरलोडिंग होगी और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम या स्कीम क्या होती है, इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, जहां हमने किडनी वाला चैप्टर पढ़ा है डिटेल में, तो वहां पर आपको इस सिस्टम के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बट यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि यदि ये एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा वेस्कुलर एंडोथेलियम की जो शिथिलता है वो कम हो जाए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। स्मोकिंग एक कारण हो सकता है, आपके एथेरोस्क्लेरोसिस का जमना एक कारण हो सकता है जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। एथेरोस्क्लेरोसिस भी एक अपने आप में बहुत ही बड़ी कंडीशन है, इसका एक अलग से लेक्चर आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो इनके कारण इलास्टिसिटी ब्लड वेसल्स की कम हो जाती है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। एक है कि इंसुलिन की जो एक्टिविटी है हमारे शरीर में
वो कम हो जाती है। वो कम कैसे हो जाती है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है इंसुलिन के प्रति वो इंक्रीज हो जाता है। इसके कारण उच्च रक्तचाप, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, मोटापा, ये अनेक बीमारियां सामने आ सकती हैं। उसमें एक जो प्रॉब्लम है वो हाइपरटेंशन की भी है। अब आ जाते हैं कि एजिंग, एक फैक्टर एजिंग भी है। एजिंग कैसे काम करता है हाई उच्च रक्तचाप में? एजिंग के कारण जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। अब उनकी इलास्टिसिटी कम होगी तो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा और उसके कारण उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जब एजिंग होती है, इवन 40 के बाद भी रेगुलर आपको ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए, ताकि इनिशियल स्टेज पे हाइपरटेंशन का पता लगाया जा सके और जो डैमेज होने वाला है उसको रोका जा सके। अब आता है कि क्या आपको पता लग सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर है, अर्थात क्या लक्षण होंगे? देखिए, प्रारंभ में उच्च रक्तचाप एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसीलिए तो इसको साइलेंट किलर कहते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको रक्तचाप है। कब पता चलेगा? जब कभी रूटीन एग्जामिनेशन के दौरान आप चिकित्सक के पास गए और उन्होंने आपका बीपी चेक किया और वो 140-90 से ऊपर आया तो एक घंटी बजेगी कि आप हाइपरटेंसिव हो सकते हैं। उसके बाद आपको रेगुलर चेकअप करवाना होगा। बट यदि ये कंडीशन लंबे समय तक बनी रहे तो रेटिनल चेंजेस आ सकते हैं। जो अभी हमने देखा कि जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो प्रभावित होते हैं। तो इसमें एक रेटिना को अगर एग्जामिन किया जाए तो आपको दिखेगा वहां पर कॉटन वूल स्पॉट्स। अगर ये कंडीशन है रेटिना के अंदर तो ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आपको लंबे समय से हाइपरटेंशन चल रहा है। इसके अलावा पेपिलिडीमा हो सकता है। एक सेंटर में रेटिना में एक बल्जिंग दिखाई देगी, ऑप्टिक डिस्क की सूजन दिखाई देगी, तो कंफर्म हो जाएगा कि हाइपरटेंशन से आप गुजर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और लक्षण भी हो सकते हैं। वो क्या होंगे कि जो ऑर्गन प्रभावित हो रहा है, जिस ऑर्गन की माइक्रो ब्लड वेसल्स ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहने के कारण, लंबे समय तक रहने के कारण डैमेज हो गई हैं, उस ऑर्गन के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे मान लो अगर मायोकार्डियम या जो हार्ट की मसल्स हैं वहां की जो ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स प्रभावित हो गई हैं उच्च रक्तचाप के कारण, तो एंजाइना या मायोकार्डियल इंफार्क्शन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा यदि सेरिब्रोवैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट है, यानी ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली जो माइक्रो ब्लड वेसल्स हैं वो प्रभावित हो गई हैं, तो स्ट्रोक हो सकता है, जिसके कारण बोलने में एकदम से चेंजेस आ जाए, स्पीच लड़खड़ाने लगे, चक्कर आ जाए, कमजोरी आ जाए, अचानक चलते हुए गिर जाए या पक्षाघात हो जाए, हेमिप्लेजिया हो सकता है, यानी एक साइड का आपका आधा शरीर काम करना बंद कर दे। तो उस कंडीशन में ये एक स्पेसिफिक लक्षण हो सकता है उच्च रक्तचाप का। तुरंत आपको जांच करवानी पड़ेगी इस कंडीशन में। इसके अलावा अब हम जान लेते हैं कि ये जांच करवानी क्या है। वैसे तो आप चिकित्सक के पास जाएंगे, वो अपने आप कर लेंगे, फिर भी हमें पता होना चाहिए कि वो जांचें होती कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो कंप्लीट हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री ली जाएगी। इसके अलावा ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री। इससे एक आइडिया हो जाएगा कि क्लाइंट हाइपरटेंसिव है या नहीं। इसके अलावा ब्लड इन्वेस्टिगेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। इवन जो रेटिना की जांच है वो भी एक आपको हिंट दे सकती है कि क्लाइंट हाइपरटेंसिव है या नहीं। इसके बाद ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। उनमें मुख्य रूप से कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन या यूरिन एनालिसिस और ब्लड सोडियम, पोटेशियम, क्रिएटिनिन, फास्टिंग ग्लूकोज और लिपिड प्रोफाइल कंप्लीट, जिसमें आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में और कोलेस्ट्रॉल के अलग टाइप्स जो हैं वो किस लेवल पर हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इसके अलावा जो 12 लीड ईसीजी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो करवाते ही करवाते हैं। और अगर लंबे समय तक ये प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट फेलियर की कंडीशन में जा रहा है, तो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने के लिए हमें इकोकार्डियोग्राफी भी करवानी पड़ सकती है।
मैनेजमेंट क्या होगा? हाइपरटेंशन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है। तो सबसे पहले हमें उसका कारण ढूंढना होगा, उसका इलाज करना होगा। साइड बाय साइड हमें मैनेज करना होगा। क्या? ब्लड प्रेशर रेगुलेशन करना होगा। तो हमारा जो एम होता है ट्रीटमेंट का वो यही होता है कि ब्लड प्रेशर 140/90 से नीचे रहे। अगर ये हम अचीव कर पाते हैं, वेल एंड गुड। इससे क्या होगा? हम जटिलताओं को रोक सकते हैं, डेथ को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, कैसे करेंगे? तो इसके लिए शोध से पता लगा है कि मेडिसिन तो रेगुलर जरूरी है। तो एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट की देखरेख में एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन शुरू करें, बट उसका इफेक्ट तब आपको अच्छा देखने को मिलेगा जब आप कुछ अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करेंगे, जिसके अंदर मुख्य रूप से है वजन कम करना, शराब का सेवन कम करना, सोडियम का सेवन या नमक का जो सेवन है वो कम करना ताकि सोडियम रिटेंशन, वाटर रिटेंशन ना हो, और नियमित शारीरिक गतिविधि। रूटीन जो आप भी एक्टिविटी करते हैं वो कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती हैं और हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलर रखती हैं, हाइपरटेंशन को रेगुलेट करती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, और नोट्स बनाने के लिए विजिट करें mynursingstudents.blogspot.com। वहाँ आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स रेडीमेड मिलेंगे। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक ग्रुप जो है नर्सिंग नोट्स, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।